हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कुटीर उद्योगों का पतन और उसके कारण क्या थे और क्या प्रभाव हुआ, यानी डेक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, है ना। तो ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। यानी अंग्रेजों के आगमन के कारण से भारतीय कुटीर उद्योग धंधे पतन हुए। इसके लिए क्या क्या और कारण जिम्मेवार है और इसका प्रभाव भारत पे क्या पड़ा उसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहले बात करते हैं, अंग्रेजों के आगमन के समय भारत के कुटीर उद्योग धंधे किस हालत में थे। तो अंग्रेजों के भारत आगमन के समय भारतीय कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुएं अपनी गुणवत्ता के लिए, अपनी क्वालिटी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थी। सूती कपड़े की तुलना में रेशमी कपड़े की बुनाई का काम कम होता था। भारत के अंदर सूती कपड़े ज़्यादा बनते थे, रेशमी कम बनते थे। फिर भी ये यानी रेशमी कपड़े जो है, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण हस्तकला उद्योग जो ये था। इस समय प्रमुख उद्योग थे कालीन और शॉल उद्योग, कास्ट उद्योग, चमड़ा उद्योग, स्वर्णकारी यानी सोने का उद्योग, ज्वेलरी का, और चीनी उद्योग, हाथी दांत संबंधी उद्योग इत्यादि। ग्रामीण उद्योग और शिल्प कला का काम इत्यादि ये उद्योग थे। ग्रामीण उद्योग और शिल्प कला काम खेती के अवकाश काल में किए जाते थे। मतलब जब बरसात का सीजन नहीं होता था, खेती के टाइम से किसान फ्री होता था, तब जो है गाँव के उद्योग और शिल्प कला के काम जो ये लोग करते थे, किसान जो खेती करता था वही इन उद्योगों में काम करता था। तो फिर कहने का मतलब है कि अंग्रेजों के आगमन से भारतीय उद्योग संपन्न अवस्था में थे और उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि भारत के साथ साथ विदेशों में भी इनकी जो व्यापार की बहुत पकड़ थी। सेकंड टॉपिक लेते हैं, ग्रामीण हस्तकला की विशेषताएं। तो ग्रामीण हस्तकला की क्या विशेषताएं थी इस समय। तो ग्रामीण कारीगर को गाँव से ही अपने शिल्प के लिए आवश्यक कच्चे माल का प्रबंध करना पड़ता था। नहीं, जो गांव का जो कारीगर होता था वो गांव के अंदर ही अपना जो छोटा मोटा उसका उद्योग था उसके लिए कच्चा माल वो वहीं से प्रबंध करता था। गांव में जो चीज़ें बनाई जाती थी उनमें से अधिकांश की खपत गांव में ही हो जाती थी। यानी गांव में जो बनता था माल वो गांव में ही बिक जाता था, और जो माल बाकी बच जाता था वे हर सप्ताह गांव में हाट लगता था, मेला लगता था, तो गांव में लगने वाले मेलों में बेच दिया जाता है। नहीं तो फिर भी अगर थोड़ा बहुत बच जाता था तो उन मेलों में बिक जाता था। गांव में बाहरी दुनिया से कोई विनिमय संबंध नहीं था। गांव में ही जो ज़रूरतें पूरी होती थी, माल बिक जाता था, खरीद सकते थे, कच्चा माल मिल जाता था, बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं था। ग्रामीण उद्योगों के जो साथ साथ जो है शहरी उद्योग भी इस समय जो विद्यमान थे। शहरी उद्योग अमीर और धनी व्यापारी वर्ग की विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन करते थे। यानी शहरों के जो उद्योग थे वो उद्योगों में वो चीज़ें बनती थी जो अमीर रईस लोगों के लिए, जागीरदारों, सामंतों, पैसे वालों के लोगों के लिए जो विलासिता की वस्तु होती थी उनका निर्माण ये शहरी उद्योग करता था। शहरी उद्योग का बाजार अत्यंत सीमित था क्योंकि इनको खरीदने वाले सिर्फ अमीर लोग ही थे, इसलिए इनका बाजार सीमित था। इन उद्योगों में साधारण लोगों के दैनिक इस्तेमाल की चीज़ों के बजाय, मतलब आम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज़ें नहीं बन रही है, शीर्षस्थ व्यक्ति यानी अमीर लोगों के एवं स्थानों के लिए आवश्यक उपकरण तैयार होते थे। तो इन अमीर लोगों की ज़रूरत के अनुसार की चीज़ें बनती थी। बड़े शहरों में प्रत्येक उद्योगों के लिए गिल्ड संघ यानी श्रेणी यानी यूनियन थे। इन व्यापारियों के अपने अपने यूनियन थे बड़े शहरों के अंदर, जो यूनियन में संगठित थे। प्रत्येक उद्योग का एक मुख्य होता था, यानी यूनियन का अपना एक लीडर होता था, और वह चीज़ों और श्रमिकों का मूल्य निर्धारित करता नहीं। जो शहरों के जो व्यापार है उनका यूनियन होता था, और यूनियनों में जो है जो वस्तु बनती थी उसकी कीमत क्या होगी और श्रमिक की पेमेंट क्या होगी वो निर्धारित ये मुखिया करता था। तथा यहाँ वो जो छोटे मोटे जो व्यापारिक झगड़े होते थे उनका भी समाधान ये मुखिया करता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि कुटीर उद्योग के प्रति ब्रिटिश नीति क्या थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य ये था कि भारत में माल और उत्पादनों के व्यापार पर अपना एकाधिकार कायम करना, यानी भारतीय माल और उत्पादन पे अपना अधिकार करके, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का या इंग्लैंड का मुनाफा करना। तो मुनाफा कमाना उनका उद्देश्य था और ये इनकी नीति थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है कि कुटीर उद्योगों का विनाश जो ये हुआ भारत में, उसके पीछे कारण क्या थे। तो ब्रिटिश शासकों ने, यानी ब्रिटिश जो साम्राज्य ताकतें थी, उन्होंने अपने प्रतिक्रियावादी और शोषणवादी नीति, प्रतिक्रियावादी यानी हमारे लिए नेगेटिव कार्य, जो भी कार्य किया हमारे लिए नेगेटिव किया, अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, इंग्लैंड के लिए जो उनके फायदे काम किया।
तो प्रतिक्रियावादी नीति और शोषणवादी नीति से भारतीय उद्योग को पतन की ओर ले गई। तो इनकी ये नीतियाँ थी जो भारतीय उद्योगों को पतन की ओर ले गई। इन उद्योगों के पतन के कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण है मुगल सत्ता के विघटन से उत्पन्न स्थिति, यानी मुगलों का जो पतन हो गया वो भी इस कुटीर उद्योग के पतन के लिए जिम्मेवार था। तो औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों का जो केंद्रीय सत्ता थी वो तेजी के साथ पतन की ओर अग्रसर होती गई। वो हमने पढ़ा पिछली क्लासों में कि औरंगजेब के बाद किस तरह से मुगलों की केंद्रीय सत्ता जो नष्ट हो गई। केंद्रीय सत्ता के निर्बल होते ही विभिन्न प्रांतों के सूबेदार भी स्वतंत्र होने लगे। ये हमने वहाँ पर डिटेल से पढ़ चुके हैं। इस अशांति और अराजकता की स्थिति में, तो जो पतन के बाद, मुगलों के पतन के बाद जो चारों अशांति और अराजकता है, इस स्थिति में कुटीर उद्योग का समुचित विकास नहीं हो पाया। तो ऐसी परिस्थिति में जो गाँव के अंदर छोटे छोटे उद्योग थे वो सही ढंग से विकसित नहीं हो पाए। बाद में यूरोपीय उत्पादों के साथ प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पाए। तो और बाद में जब यूरोपीय कंपनी के साथ जो इनका कंपटीशन हुआ तो उनके सामने ये उस प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसे टैक्स लगा दी गई, ऐसी नीतियाँ अपनाई गई जो अभी हमने बात की, जिसकी वजह से भारतीय उद्योग जो बर्बाद हो गए और जो ब्रिटिश उद्योग थे वो आगे बढ़ गए। तो इसी में थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कुटीर उद्योग के पतन में सेकंड कि देशी रियासतों का अंग। तो भारतीय रियासतों के शासक, तो भारतीय रियासतें हैं वो जो वहाँ के शासक परंपरागत भारतीय कुटीर उद्योगों के संरक्षक थे। तो भारतीय रियासतों के शासक जो है, जो भारत के अंदर कुटीर उद्योग थे उनको संरक्षण देते थे, उनकी खरीदारी करते थे, उनको हेल्प करते थे, उनके हर तरह से सहायक थे। तो जब इन रियासतों का ही पतन हो गया तो इनके पतन की क्षति भारतीय कुटीर उद्योगों को उठानी पड़ी। जब ये राज्य जो इनका पतन हो गया और अंग्रेजों के अधीन चले गए तो इनका जो पतन का नुकसान उद्योगों पर भी पड़ा। इससे इसका भारतीय कुटीर उद्योगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक तरफ तो इन उद्योगों का राजआश्रय समाप्त हो गया, यानी राजाओं का जो संरक्षण था वो खत्म हो गया। दूसरी तरफ इन उद्योगों के बहुत से उत्पादों की मांग समाप्त हो गई, यानी जब रईस लोग या रजवाड़े ही खत्म हो गए और उनकी जब वही खत्म हो गए तो उनकी मांग भी खत्म हो गई, खरीदार भी खत्म हो गए, संरक्षण भी खत्म हो गया और खरीदार भी खत्म हो गए। अब जो देशी रियासतें बची थी, यानी अब जो अंग्रेजों का दिन जो रजवाड़े चले गए, उनमें जो है शासक जो है पश्चिमी उत्पादों को संरक्षण देने में लग गया, यानी वो भी जो पश्चिमी उत्पाद थे, ब्रिटिश उत्पाद थे, यूरोपियन उत्पाद थे, उनकी तरफ वो झुक गए, यानी उनकी खरीदारी में ही रुचि दिखा रहे हैं। अगला तीसरा पॉइंट आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या नीति थी जिससे भारतीय कुटीर उद्योगों को पतन के लिए जिम्मेवार बनी। तो भारतीय कुटीर उद्योगों के प्रति ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति प्रारंभ से ही देशी कारीगरों का शोषण करने की थी, यानी शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे कार्य कर रही थी जो यहाँ के जो कारीगर थे, भारत के देशी कारीगर थे, उनका शोषण करने में ही रुचि थी। जैसे जैसे कंपनी का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बढ़ता गया और उसका शोषण भी बढ़ता गया, यानी कि उससे ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक वर्चस्व के साथ साथ जो है भारतीय कारीगरों का, उद्योगों का शोषण भी बढ़ता गया। बुनकरों का भारी शोषण होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के विश्वविख्यात सूती वस्त्र उद्योग को भारी क्षति पहुंची, भारी नुकसान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति से पहुंचा। यही स्थिति अन्य उद्योगों की हुई, तो बाकी जो कुटीर उद्योग थे उनकी भी यही हालत हुई। कंपनी की नीति ने भारत के कुटीर उद्योगों के पतन की ओर धकेल दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो नीति अपनाई उस नीति से भारतीय कुटीर उद्योग जो है बर्बाद होते चले गए। चौथा आता है कारण में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। इंग्लैंड में जो 1770 से लेके जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी उसका प्रभाव जो है, देखो भारत से जो धन इंग्लैंड को मिला उसी से उन्होंने अपना अपना जो है औद्योगिक क्रांति की। हम सेकेंड ईयर वर्ल्ड हिस्ट्री में जो औद्योगिक क्रांति वहाँ पर टॉपिक जो होता है उसमें है कि औद्योगिक क्रांति भारत के धन से ही हुई और भारत के कच्चे माल से ही वो आगे बढ़ी। तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति जो भारत के धन और भारत के कच्चे माल पर ही पूरी तरह डिपेंड थी। तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का भारत के कुटीर उद्योगों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा, यानी अब इंग्लैंड का माल यहाँ बिक रहा है और यहाँ का माल वहाँ ना बिके, इसके लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया। तो भारत के कुटीर उद्योगों पर इसका जबरदस्त नेगेटिव प्रभाव पड़ा। मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने पर उत्पादन काफ़ी सस्ता था। तो ब्रिटेन में जो माल बन रहा था वो मशीनों से बन रहा था और बड़े पैमाने में बन रहा था, इसलिए उनकी कीमत कम थी। इन उत्पादों ने भारतीय माल को पहले तो विदेशी बाजारों से, यानी जो
भारत के बाहर ब्रिटेन या ब्रिटेन के अलावा जो यूरोपीय देश थे या दूसरे देश थे जहाँ पर भारतीय माल जाता था, तो इस माल को पहले तो विदेशी बाज़ारों से फिर भारतीय बाज़ारों से भी खदेड़ना शुरू कर दिया। तो विदेशों में भी वो सस्ता बिक रहा है, ये महंगा है, क्योंकि वो मशीनों से बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है तो सस्ता है, और यहाँ पर हाथ से बन रहा है और क्वालिटी अच्छी है लेकिन महंगा है, इसलिए विदेशी बाज़ारों में भी इनको पछाड़ दिया और फिर भारतीय बाज़ारों में भी इनको माल को खदेड़ना शुरू कर दिया। भारतीय माल इन उत्पादों का मुकाबला नहीं कर सके, जिस कारण भारतीय कुटीर उद्योग जो अपनी अंतिम सांसें गिनने लगे हैं, भारतीय कुटीर उद्योग जो बर्बाद होने लग गए हैं। फिर है भारतीय माल पर ऊंचे कर लगाना, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज सरकार क्या कर रही है कि भारतीय माल पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया। टैक्स लगाने से क्या होगा, कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फिर बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ जाएगी तो महंगा माल कोई खरीदेगा नहीं, है ना, हर एक खरीदेगा नहीं। जब सेम ही माल जो है ब्रिटिश औद्योगिक नीति की वजह से, औद्योगिक क्रांति की वजह से वहाँ पर जो सस्ती कीमत में मिल रहा है, तो भारत का जो महंगे ज़्यादा पैसे देके क्यों खरीदेगा कोई। तो भारत के कुटीर उद्योगों के पतन के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उत्पादों के ब्रिटेन में आयात कर, जो भारत का माल ब्रिटेन जाता था उसके ऊपर आयात कर लगा दिया, 20 से 80% तक आयात कर लगा दिया कर ब्रिटिश उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया। यानी इंग्लैंड वालों ने अपने उद्योगों को संरक्षण दिया कि भारत का माल यहाँ ना बिके और हमारा माल ही बिके। दूसरी तरफ भारत में स्वतंत्र व्यापार नीति लागू की, यानी भारत के अंदर तो तुम जहाँ भी इंग्लैंड वाले आकर के माल बेचो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारत का माल इंग्लैंड में आएगा तो उस पर 20 से लेकर 80% तक टैक्स लगेगा। तो इसका परिणाम जो है भारत के निर्यात व्यापार को गहरा धक्का लगा इस नीति से। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय बाजार ब्रिटिश उत्पादों से भर गए, तो भारत का माल तो बाहर जा नहीं रहा और भारत में ही नहीं बिक रहा, और इंग्लैंड वालों का जो माल है वो इंग्लैंड में बिक रहा है, पूरे विश्व में बिक रहा है, और भारत के बाज़ारों में भी ये इंग्लैंड वाला माल आ गया है। तो और इसके भारतीय बाजार जो है ब्रिटिश उत्पादों से भर गए इस वजह से। अतः देसी वस्तुओं की तुलना में इनका उपयोग बढ़ता गया, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंग्लैंड का माल है वो उसका उपयोग या उसका जो खरीदारी है वो बढ़ती चली गई और भारतीय माल की खरीदारी घटती चली गई। भारतीय बाजारों में देसी वस्तुओं की मांग कम होती गई, जिस कारण भारतीय कुटीर उद्योगों को जीवित रखना कठिन हो गया। तो ये कारण बने। नेक्स्ट छठा कारण है पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, तो इसको हम कर लेंगे अगले जो पॉइंट है।